तो अभी हम लोग चंपारण सत्याग्रह भाग 2 यहाँ हम लोग शुरू कर रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने गांधी जी पर से मुकदमा वापस लिया और गांधी जी को काम करने की आज़ादी दी गई। इस समय गांधी जी पर सरकार के द्वारा मुकदमा वापस लिए जाने का देशव्यापी खबर बनी और इनके साथियों में और लोगों में यह बहुत सारा चीज फायदा हुआ कि इस सरकार के इस कदम से गांधी जी की लोकप्रियता भी बढ़ी और समस्या का एक गंभीर अवलोकन करने का सरकार पर भी दबाव बढ़ा। अब जो है गांधी जी के चंपारण में काम करने की प्रारंभिक कठिनाइयां दूर हो गई, यानी सरकार के द्वारा जो प्रतिरोध किया जाना था मुजफ्फरपुर से ही जो इनके खिलाफ काम चल रहा था वो अब खत्म हो गया। अब गांधी जी के लिए आगे जो मौका मिला था उसको सही तरीके से उसको अंजाम पर पहुंचाना था। तो जैसा था कि गोरख बाबू का जो घर था, गोरख बाबू का जो घर था वो अब थोड़ा सा छोटा पड़ने लगा और लोग ज्यादा जुटने लगे। तो सबसे पहले लोगों ने एक किराए का मकान, बड़ा सा मकान लिया जहां स्वतंत्र होकर काम कर सके, और चूंकि किसी व्यक्ति का घर है तो उनके डे टू डे एक्टिविटी में भी आप डिस्टर्बेंस करिएगा। उनका सारा कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो जा रहा था, इसलिए जरूरी था कि अगर उनका भी अब बाद में उनको भी दुख हो सकता है कि हाँ हमारे सारे काम को डिस्टर्ब करके अपना काम कर रहा है, तो इसलिए अलग से किराए पर एक बड़ा मकान लिया गया। दूसरी समस्या थी कि अब इंसान सारा कार्य करने के लिए पैसे की जरूरत थी। गांधी जी ने साफ कहा कि चंपारण के किसानों से कोई चंदा नहीं लिया जाएगा और देश भर से भी चंदा नहीं लिया जाएगा। इनको इनके दोस्तों ने बंबई से चिट्ठी भी लिखा और उन्होंने कहा कि हम 15,000 रुपये आपको अभी तुरंत भेज रहे हैं। गांधी जी इस मुद्दे को राष्ट्रीय फलक पर ज्यादा पब्लिसिटी नहीं देना चाहते थे क्योंकि वैसा करने से इनको काम करने में बाधा होगी, इसलिए गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर चंदा लेने से भी मना कर दिया। और गांधी जी ने ब्रजकिशोर बाबू से कहा कि बिहार के समृद्ध लोगों से आप चंदा वसूलिए और अगर उससे कुछ कम होगा तो फिर हम डॉक्टर प्राणजीवन दास मेहता से पैसा ले लेंगे। प्राणजीवन दास मेहता ने गांधी जी को चिट्ठी लिखा कि जब भी और जितने पैसे की जरूरत होगी आप हमसे मांग लीजिएगा। तो उस समय गांधी जी या उस समय के लोगों को लोग कह रहे थे कि जितना पैसा मांगना हो मांग लीजिए। आज के नेता पैसा मांगते हैं, है ना, गांधी जी पैसा रिजेक्ट करते थे। इसके बाद जो भी चंदा आने लगा, गांधी जी ने प्रयास किया कि जितना कम खर्च हो सके उतना कम खर्च किया जाए। दूसरे के पैसे पर मौज मारने का बात नहीं था। अब गांधी जी के प्रवास के दौरान एक दिलचस्प घटना वहां पर घटी। इनका एक रसोइया इनका खाना बनाता था और प्रत्येक व्यक्ति अपना अलग अलग रसोइया रखता था। वहां हर आदमी, बड़े लोग थे, ब्रजकिशोर बाबू, राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, हर आदमी अलग अलग था और अलग अलग रसोइया लोग रखे थे। उस जमाने में ऐसा ही प्रचलन था कि बड़े लोग कहीं भी जाते थे तो अपना खाने पीने का सामान, रसोइया पूरा रसद लेके चलते थे। और उस जमाने में आज की तरह कोई होटल भी नहीं था कहीं जाकर आप उस तरह से रह के और खा पी लेंगे। इसमें कुछ लोग शाकाहारी थे तो कुछ लोग मांसाहारी थे, सभी लोगों के अपने अपने खर्च से। गांधी जी को लगा कि ये जो चीज है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अलग अलग जो है तो किस तरह से बड़ा आदमी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देता है। आप अलग खा रहे हो, अलग खा रहे हो, अलग बनवा रहे हैं, कोई मीट मछली बनवाया, कोई दाल भात बनवाया, कोई रोटी बनवाया। तो जब एक जगह रहने वाले लोगों में ही एकता नहीं है, कैसे लोग कहते हैं कि हाँ एक साथ भोजन करो, एक टेबल पर भोजन करो, है ना। इससे क्या होता है कि एक अपनापन डेवलप होता है, कलेक्टिविटी डेवलप होती है। गांधी जी इन लोगों से कहा कि अपने सारे रसोइयों को छुट्टी करो, एक साथ खाना बनाओ, है ना।
तय हुआ कि नौकरों को छुट्टी कर दी जाए और सब एक साथ भोजन करें और एक ही रसोई घर चले, एक जगह बनेगा, एक जगह खाइए सब आदमी। और इसके कारण क्या हुआ कि और भोजन जो है वेजिटेरियन बने, है ना, क्योंकि गांधी जी भी वेजिटेरियन थे। इससे क्या हुआ कि पैसे की भी बचत हुई और समय का भी बचत हुआ, है ना। तो वहां एक साथ खाना शुरू हो गया। अब यहां क्या हो रहा था, काम कैसे चला, जितने भी वकील लोग थे, इन वकील लोगों का काम था कि क्योंकि जब भी आप कोई भी बड़ा काम करते हैं और किसी के खिलाफ कोई बात होती है, केस होता है, तो आपको प्रमाण देना होता है। तो तिनकठिया व्यवस्था के अंतर्गत नीलहे साहब किस तरह के अत्याचार करते थे उसका रिटेन रिकॉर्ड चाहिए था। अब इन लोगों ने क्या कहा कि 5 से 7 लोग लगातार सुबह से लेकर शाम तक, शुरुआत में तो इन लोगों ने ये किया कि लोग गांव-गांव जाकर रिकॉर्ड लिखते थे। आपके गांव गए, आपका नाम पता, पिता का पता, घर पता सब लिखे और फिर आपका बयान लिखते थे लोग। तो लोग साइकिल से निकलते थे, गांव-गांव जाते थे उस जमाने में। लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल होने लगा और लोगों की संख्या बढ़ने लगी। तब तय हुआ कि लोग मोतिहारी वाले घर में ही रहेंगे और लोग आने लगे धीरे धीरे यहीं पर और यहाँ पर बैठकर रिकॉर्ड लिखा जाने लगा। धीरे धीरे लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई और इतने सारे लोग आने लगे कि बहुत सारे लोगों का कहना था कि हम गांधी जी के दर्शन के लिए आए, है ना। तो लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। स्वाभाविक है कि इस तरह से जो बयान देने वाले लोग हैं, वकील साहब से बयान दर्ज करवाया और बोले गांधी जी का दर्शन करना। तो गांधी जी को भी ठीक ही लगता था कि चलिए लोग कम से कम उनकी भावनाओं का वो आदर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बयान सीधे का सीधे नहीं लिखा जाता था। हो सकता है कोई आदमी झूठा बयान लिखे, इसलिए बयान, और वकील तो वकील थे, तो गांधी जी ने इंस्ट्रक्ट किया था कि बयानों की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए लिखने वाले लोग अपने स्तर पर ही किसानों से जिरह करें और यह मालूमात करें कि जो किसान कह रहा है वो सही विवरण दे रहा है, तभी ना आगे चलकर कुछ हो सकता है। और अगर कोई किसान जिरा हो रहा है, कोई किसान उखड़ गया, गुस्सा गया, तो उसको बाहर कर दिया जाता था, उसका बयान नहीं लिखा जाता था। ये भी था कि जब जिस समय बयान लोग लिखते थे, पुलिस का भी कोई खुफिया आदमी आसपास खड़ा रहता था इस बात को समझने के लिए कि बयान लिखे जाने का क्रम जो है सही है या नहीं है। इसीलिए लेकिन अगर पुलिस का आदमी खड़ा है तो बयान देने वाला डरेगा कि तो बयान लेके चले जाएंगे, फिर पुलिस और हमको खबर होगा, हमको हो सकता है कि थाना फंसा दे। लेकिन गांधी अभी कुछ ज्यादा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि गांधी को पता था कि अगर खुफिया पुलिस का कंप्लेन करे और हो सकता है सरकार बोले कि तब कैसे आप कीजिएगा, आप झूठ भी लिखवा सकते हैं, तो गांधी ने इसको जाने दिया। और धीरे धीरे गांधी जी इस मामले में जब इतना ज्यादा इन्वॉल्व हुए तो बिहार के लोगों को भी लगा, क्योंकि बिहार का आदमी शुरू से वैसा ही रहा है, धीरे धीरे गांधी से लोग अटैच ज्यादा होने लगे और यहीं से गांधी और राजेंद्र बाबू की जोड़ी बनेगी जो अंत तक बने रहे। गांधी जी के अनुग्रह बाबू के अलावे शंभू बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह जो बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री भी बने, रामनवमी बाबू, ये सभी लोग गांधी जी के साथ लगातार वहां बने रहे, है ना। आगे चलकर विंध्या बाबू, जनकधारी बाबू समय समय पर आते रहे, जाते रहे और गांधी जी ने इन सबों को बिहारियों का संघ नाम दिया, बिहारी संघ। इस पीरियड में आचार्य कृपलानी का भी योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा। आचार्य कृपलानी मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे। और जैसा हमने कहा कि आचार्य कृपलानी ने ही गांधी जी का मुजफ्फरपुर में स्वागत किया था अपने लोगों के साथ साथ। ब्रजकिशोर बाबू का तो साथ था ही,
दोनों आदमी गांधी जी के साथ एकदम ही एक तरह से छाया की तरह एक साथ दोनों बने रहे। इस पीरियड में गांधी जी ने बहुत सारे जगहों का खुद भी दौरा किया। सिंधा छपरा गए, फिर गोरखपुर के वकील भी इस समय मिलने आए। गांधी जी नरकटियागंज गए, मुरली भरावा गए। राजकुमार शुक्ला का गांव ही मुरली भरावा गांव था और राजकुमार शुक्ला ही उनको ले गए थे, इसलिए गांधी जी ने वहां का भी दौरा किया। और इसी पीरियड में और श्री लेविस और विटी भी गांधी जी से मिलने आए और उन लोगों ने गांधी जी को संदेश दिया कि जो नीले कोठी वाले लोग हैं वो गांधी जी के इस तरह के कार्यक्रमों को अच्छे से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गांधी जी किसानों को भड़का रहे हैं। हालांकि तब तक लगभग 2500 किसानों के बयान दर्ज किए जा चुके थे, है ना। तो यह एक बहुत बड़ी संख्या हो। इसी तरह से कोलकाता के यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन ने भी मुजफ्फरपुर में भारत सरकार को गांधी जी की जांच बंद करवाने के लिए एक दरखास्त दिया कि गांधी जी का जांच बंद करवाइए और गांधी जी के कारण वहां पर प्लांटर्स को दिक्कत हो रहा है ना। फिर 6 मई 1917 को गांधी जी को एक तार भेजा गया और विलियम मोड जो उस समय के वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उपाध्यक्ष थे और सदस्य भी थे, वो पटना आए। गांधी जी 10 मई को जाकर उनसे मिले और यहीं पर पटना में वो मजहरुल हक के मकान में रुके। और इस पीरियड में जिला मजिस्ट्रेट जो लेविस थे और विटी जो थे वो विलियम मोड से मिल चुके थे। गांधी जी भी विलियम मोड से मिले। तो विलियम मोड गांधी जी और वहां के लोगों के बीच जो वार्ता चल रही थी, विशेषकर प्लांटर्स के नाराजगी के कारण, तो विलियम मोड ने गांधी जी को इशारा किया कि अब जांच बहुत हो गया, वहां से हट जाइए, क्योंकि हो सकता है कि समस्या हो जाए। लेकिन गांधी जी ने विलियम मोड को यह बात साफ तौर पर कहा कि हम लोग समस्या खड़ा करने के लिए वहां नहीं गए, हम लोग समस्या के समाधान के लिए वहां पर गए हैं और हम लोग वहां से हटेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ तो इस समय क्या हो रहा था कि वहां का जिला मजिस्ट्रेट, स्वाभाविक है कि अंग्रेज नीलों के पक्ष में ही रहेगा, तो सरकारी स्तर पर गांधी जी के वहां पर कार्य के प्रति असंतोष उत्पन्न हो रहा था और लोगों को लग रहा था कि गांधी जी, मतलब इन लोगों को लग रहा था कि गांधी जी के कारण अंग्रेज नीले कोठी वालों को समस्या हो रही है। और मोड भी गांधी जी को यही समझाने आए थे कि आप वहां से हट जाइए। गांधी जी बेतिया चले आए। फिर 13 मई को बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजा और उन्होंने सारी घटनाओं के बारे में उनको अवगत करवाया। इसके बाद गवर्नर ने जिला मजिस्ट्रेट, अनुमंडल अधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी और प्लांटरों को 30 जून 1917 को अपने रिपोर्ट देने के लिए कहा। 13 मई को मुख्य सचिव को लोगों ने रिपोर्ट भेज दिया। मुख्य सचिव ने गांधी जी की बातों से सहमति जताई, यानी गांधी जी ने जो बातें कही उससे उन्होंने सहमति जताई। गांधी जी जो भी रिपोर्ट भेजते थे, जो भी काम करते थे, उसका कुछ हिस्सा अखबार और रिपोर्टरों को भी भेज दिया जाता था। गांधी जी ने रिपोर्टर और अखबार वालों को चिट्ठी लिख दिया था कि आप लोग यहाँ मत आइए, अगर कोई भी सूचना देनी होगी तो मैं ही आपको दे दूंगा, क्योंकि संभावना ये थी कि अगर अखबार वाले रिपोर्टर वहां गए, गांधी जी से बात किया, कुछ इधर उधर हो गया, कैसे होता है आज अखबार में नेता बोलते हैं कि हम क्या बोले और क्या लिख दिया, तो अगर वैसे लिख देगा तो जो काम करने गांधी गए हैं वो काम ही खराब हो जाएगा। तो गांधी इस बात के लिए सचेष्ट थे कि चंपारण में जिस उद्देश्य के लिए गए हैं वह उद्देश्य भंग नहीं होना चाहिए, है ना, और उसमें बेवजह बिना मतलब के कारणों से बाधा उत्पन्न न हो। तो यही बड़े लोगों का काम होता है
कि जो काम करने गए उस काम को कीजिए। अगर सिंगल हैंडेड या सारी बुद्धि उस काम पर लगाइएगा तो सफल होइएगा। अब गांधी जी जो कर रहे हैं वो अखबार में नहीं छपवा रहे हैं। दूसरा आदमी होता है तो छोटा सा भी काम करके पब्लिसिटी लिख देता है। एक बीमार को 1 किलो मिठाई भी देते हुए लोग फोटो 10 आदमी खिंचवा देंगे, देखिए एक बीमार को हम मिठाई खिला रहे हैं, है ना, फेसबुक पर डाल देता है। तो 100 रुपया 50 रुपया का पब्लिसिटी लेता है। लेकिन यहाँ पर गांधी जिस तरह से काम कर रहे थे प्लांटरों से वो अच्छा नहीं लग रहा, तो वह कोई भी ऐसा मौका नहीं खोना चाहते थे जिससे गांधी को बदनाम न कर ले। अफवाह फैलाते थे, प्रोपेगेंडा फैलाते थे, और जिसका कोई भी आधार नहीं होता था उस तरह के आरोप भी ये लोग लिखते थे। लेकिन गांधी की बातें राष्ट्रवादी अखबारों में छपती रही थी। कोलकाता के दैनिक भारत मित्र और कोलकाता के ही एक दैनिक बंगवासी, सब अखबार है, याद रखिएगा, भारत मित्र और बंगवासी ने अंग्रेजों के इस तरह के प्रयास की घोर निंदा की। अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता समाचार, सब अखबार है, हिंदी बिहारी, मिथिला मिहिर, इन सारे पत्र पत्रिकाओं ने प्लांटरों के षड्यंत्रों का निंदा किया। मिथिला मिहिर बिहार का अखबार था। इसी बीच 29 मई 1917 को गांधी को रांची से सरकार का एक चिट्ठी मिला जिसके अंतर्गत लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड, उस समय एडवर्ड अल्बर्ट गेट बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उन्होंने गांधी जी को रांची मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही रांची गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी के सहयोगियों को शक हुआ कि लगता है कि गांधी जी वहां जाएंगे और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, है ना। गांधी जी इस तरह की बात समझते थे। दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसा हुआ था, और हो सकता है कि जांच लंबी अब चल रही थी, अब मई महीना था और 1917 था, तो हो सकता था कि सरकार बोले कि अब जांच बंद कर दीजिए और घर जाइए। गांधी जी नहीं मानेंगे तो लोग सरकार गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। इसलिए गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ विचार विमर्श किया। बहुत सारे लोगों का कहना था कि गांधी जी को रांची जाना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना था कि गांधी जी को रांची नहीं जाना चाहिए, है ना। और लेकिन लोगों बाद में अपने सहयोगियों से विचार विमर्श किया, जिसमें राजेंद्र बाबू, मजरूल हक थे, मदन मोहन मालवीय से इस पर इन्होंने विचार करने का प्रयास किया, ब्रजकिशोर प्रसाद, कस्तूरबा गांधी, देवदास गांधी, ये सभी इस विचार विमर्श में शामिल हुए और अंत में तय हुआ कि गांधी को रांची जाना चाहिए, और अगर गांधी गिरफ्तार होते हैं तो आगे की प्रक्रिया का नेतृत्व मदन मोहन मालवीय और मौलाना मजरूल हक के नेतृत्व में होगा। यह तय हुआ। गांधी जी ने सब कुछ प्लान किया और 4 जून को गांधी ब्रजकिशोर बाबू के साथ रांची पहुंचे। इस पीरियड में थोड़ा चिंता और व्यस्तता तो सबको था, और वहां भी रहा। और गांधी जब यहाँ से गए तो यहाँ के लोगों में बेचैनी थी कि पता नहीं गांधी जी के साथ क्या हुआ। उस समय तो टीवी था नहीं, मोबाइल था नहीं, टेलीफोन था नहीं, उस समय केवल टेलीग्राम होता था, तार होता था। तो गांधी जी ने 5 जून को खबर भेजा कि गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर से वार्ता संतोषपूर्ण रही, कल फिर मिलना। 3 दिनों तक गांधी जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच और उसके सहयोगियों के बीच 3 दिनों तक लंबी वार्ताएं चली। गांधी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके लोगों को चंपारण की स्थिति के बारे में पूरी तरह से अवगत करवाया। ये अच्छी बात थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर गांधी जी की बातों से सहमत हुआ, और यह तय हुआ कि
चंपारण के समस्या के जांच के लिए सरकारी स्तर पर एक जांच कमेटी का निर्माण किया जाए। गांधी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी को भी इस जांच कमेटी का सदस्य बनने के लिए कहा। गांधी ने कहा कि हम इसका सदस्य तभी बनेंगे जब किसी भी निर्णय लेने के दरमियान मुझे अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करने की अनुमति होगी। या कोई भी निर्णय पर पहुंचिएगा तो हम अकेले निर्णय नहीं लेंगे, हम अपने सहयोगियों से विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने इसकी परमिशन, इसकी अनुमति गांधी जी को दे दी और गांधी जी ने सशर्त इस कमेटी का सदस्य बनना स्वीकार किया। तो गांधी के आंदोलन की एक दूसरी बड़ी विजय थी, यानी सरकार झुकी। पहला बार जब सरकार ने गांधी पर से मुकदमा वापस लिया और दूसरी बार जब इस कमेटी में गांधी कमेटी का निर्माण ही गांधी की सफलता थी, क्योंकि सरकारी स्तर पर गांधी जी सरकार को यह कंपेल करने में सफल रहे थे कि चंपारण की समस्या मामूली नहीं है और उस पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाना जरूरी है। और उसी में जब सशर्त गांधी मेंबर बने तो यह भी गांधी की एक सफलता थी। 7 जून की सुबह गांधी जी पटना गए। मदन मोहन मालवीय यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे थे और 8 जून को गांधी जी बेतिया चले गए और 8 जून 1917 को ही एच मैकफर्सन ने रांची सचिवालय से तिरहुत के आयुक्त को जांच समिति की नियुक्ति की सूचना दी, है ना, कि जांच समिति बन रही है। 10 जून को बिहार सरकार ने इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत किया और 12 जून को अखबारों में इसकी सूचना प्रकाशित कर दी गई। इसमें FG सलाई जो मध्य प्रदेश के आयुक्त थे, उन्हें जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया। FG सलाई, याद रखिएगा, FG सलाई चंपारण जांच समिति के अध्यक्ष हुए। यहां लिखिए, चाहे इसको सुंदर में लिखिएगा, ये सब नाम याद रखिएगा। और अन्य सदस्यों में LC आदामी जो बिहार और उड़ीसा के अधीक्षक सह विधि परामर्शी थे, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह बिहार और उड़ीसा के विधान परिषद के सदस्य थे, श्री DJ रीड फिर बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के सदस्य थे, G रैनी ICS, रैनी ICS जो वित्त विभाग के उप सचिव थे, और मोहनदास करमचंद गांधी। आगे स्वास्थ्य खराब होने के कारण राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह ने त्यागपत्र दे दिया और उनके स्थान पर राजा कृत्यानंद सिंह जो बिहार और उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, उनको सदस्य बनाया गया। इसका काम था कि चंपारण में जमींदारों और किसानों के संबंध की जांच करना, इसके अंतर्गत नील की खेती एवं उत्पादन से संबंधित सभी विवादों का जांच करना। दूसरा था कि इस विषय पर जो पहले से साक्ष्य हैं, एविडेंसेज हैं, उनका भी जांच करना, छानबीन करना, और इसके लिए स्थानीय यानी लोकल या किसी अन्य लोगों से भी टू सीक असिस्टेंस व्हेनेवर नीडेड, और तब सरकार को अपना कंक्लूसिव रिपोर्ट देना, सरकार को निष्कर्षों की रिपोर्ट देना, और कोई शिकायत या कुप्रथा उनकी दृष्टि में हो तो उसे दूर करने के लिए अनुशंसा यानी रिकमेंडेशन देना। ठीक है ना। 15 जुलाई को कहा गया कि पहली बैठक हुई और इसका कहा गया था कि 3 महीने के अंदर यह जांच समिति अपना जांच पूरा करेगी।
लेकिन जैसे ही गांधी जी इसके मेंबर बनने की सूचना प्लांटरों को मिली, प्लांटरों ने इसका भारी विरोध किया। उनका कहना था कि गांधी किसी भी दृष्टिकोण से इस जांच समिति के सदस्य बनने लायक नहीं है, क्योंकि गांधी प्लांटरों के खिलाफ आदमी है। लेकिन उसी तरह से बहुत सारे अखबारों ने गांधी के समर्थन में भी लेख लिखे। 12 जून से सरकारी जांच समिति की जो घोषणा हुई थी, उसके बाद से गांधी के सहयोगियों के द्वारा किसानों के बयान लिए जाने को बंद कर दिया गया। लेकिन 12 जून होते होते लगभग 8000 रैयतों का, है ना, 12 जून तक लगभग 8000 रैयतों का बयान लिया जा चुका था। तो यह एविडेंस का एक बहुत बड़ा पिटारा बन गया और समिति ने इन सभी को एक साक्ष्य के रूप में लिया। इसका जांच हुआ। गांधी जी 15 जून के बाद कुछ दिनों के लिए बंबई चले गए और फिर मोतिहारी आए और अपने साथ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सचिव थे श्री हरि कृष्ण देव, है ना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के श्री हरि कृष्ण देव, इनको अपने साथ लेते आए ताकि इनको ऑफिशियल काम में वो असिस्ट करेंगे। फिर गांधी जी लगातार इन बैठकों में शामिल होते रहे। इसकी कई बैठकें हुई। जो भी बयान लिए गए थे उसके साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और कमेटी के अन्य सदस्य भी क्रॉस क्वेश्चन जरूर करते थे। इस तरह से सारे चीजों का मतलब बयानबाजी, जांच, रिपोर्ट देना सब कुछ बड़े पैमाने पर हुआ। 3 अक्टूबर 1917 को जांच समिति ने सर्वसम्मति से एक रिपोर्ट तैयार कर लिया। 3 अक्टूबर 1917। 4 अक्टूबर को बिहार सरकार के समक्ष इसे प्रस्तुत किया गया और बिहार सरकार ने सारे रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। 18 अक्टूबर 1917 को अधिसूचना गजट प्रकाशित कर दिया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने समिति के सभी सदस्यों को सभी पक्षों को स्वीकार समझौता की शर्तों को मानने के लिए, उनके मेहनत के लिए धन्यवाद प्रेषित किया। समिति की जो निम्न अनुशंसाएं थी उसे मान लिया गया। पहला, तिनकठिया व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तिनकठिया व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि आगे चलकर अगर नील उत्पादन के लिए कोई भी बंदोबस्ती होगा तो उस कंडीशनल होगा, वो सशर्त होगा। पहला नंबर कि यह बंदोबस्ती स्वेच्छा से होगा, जबरदस्ती नहीं करवा सकते। किसी भी बंदोबस्ती का टेन्योर 3 साल से अधिक का नहीं होगा, नॉट मोर देन 3 years। नील का उत्पादन किस खेत में होगा इसका निर्णय किसान करेगा, रैयत करेगा। पहले क्या था कि अंग्रेज कहते थे कि इसी खेत में उत्पादन करो, लेकिन अब हुआ कि किसान अपने किस खेत में नील का उत्पादन करेगा वो किसान तय करेगा। इसके अलावा नील के पौधों के विक्रय का दर रैयत तय करेगा, न कि अंग्रेज तय करेंगे। पहले अंग्रेज तय कर देते हैं कि ऐसे ही लेंगे, देना ही होगा। और नील के पौधों का मूल्य वजन के अनुसार तय होगा और किसी भी हालत में रैयत की सहमति ली जाएगी तोलने में भी। मोतिहारी, पिपरा, कोठी मालगुजारी की दर 26% कम कर दी गई और तुर्कौलिया में 20% कम कर दी। जलहा और सिरनी की कोठियों में पिपरा और मोतिहारी की तरह ही राजस्व कम किया गया
बेतिया राज के घाट कोठी ने नील लगान का दावा नहीं किया, इसलिए उनको कुछ शर्तों पर नील उपजाने का सट्टा दिया गया, लेकिन कहा गया कि मालगुजारी में कोई वृद्धि नहीं होगी। अर्थात ये भी कहा गया कि जिन कोठियों में किसान नील का उत्पादन बंद करना चाहेंगे, उन कोठियों में, उन इलाकों में किसानों, जमींदारों को भू राजस्व बढ़ाने का अधिकार होगा, वगैरह वगैरह। एक तरह से सारे के सारे जो भी उस समय के अत्याचार थे वो खत्म कर दिए गए। जब नील का उत्पादन ही दो चीज हुआ कि नील का उत्पादन, तिनकटिया व्यवस्था समाप्त हुआ, नील की खेती करना किसानों की इच्छा पर निर्भर हुआ, और अंग्रेज जो करते थे किसानों से कि तुम नील की खेती नहीं करोगे तो तुम शहर बेची कर लो, यानी मालगुजारी के दर में वो वाला फायदा जोड़ लेते थे, इसको भी खत्म कर दिया गया। तो एक तरह से गांधी जी की यह बहुत बड़ी सफलता थी। रांची से गांधी जी चंपारण लौटे और वहां 12 अक्टूबर तक रहे, और फिर वहां से 15 अक्टूबर को भागलपुर में बिहारी छात्र सम्मेलन, इसकी स्थापना राजेंद्र बाबू ने अपने जमाने में किया था, उसमें शामिल होने गए। फिर मुंबई जाने से पहले गांधी जी मुजफ्फरपुर भी आए। जनकधारी बाबू को यह जिम्मेदारी दिया गया कि आगे का चंपारण का काम वो देखेंगे, है ना। मुजफ्फरपुर के जनकधारी बाबू को गांधी जी ने कहा कि अब वो चले, शेष काम इनको देखना है ना, क्योंकि सब कुछ हो ही गया था। तो इस तरह से गांधी जी के द्वारा एक बहुत बड़े काम का अंजाम दिया गया। शुरुआत में गांधी को भी नहीं अपेक्षा थी कि इतनी जल्दी सारा चीज अनफोल्ड कर जाएगा और सारा काम हो जाएगा, है ना। इसीलिए हालांकि इस रिपोर्ट, सरकार के इस गजट के प्रकाशन के बाद प्लांटरों ने बहुत हो हल्ला किया, लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये इस तरह से सब कुछ खत्म हो। चंपारण में गांधी का सामाजिक और शैक्षणिक कार्य भी चला। गांधी जी के द्वारा लोगों की, गांवों की स्थिति देखकर बड़ा उनको मोह आया, और उनको लगा कि चंपारण में ठीक से अगर काम करना है, चंपारण का विकास होना है, तो चंपारण में शिक्षा का प्रवेश जरूरी है। लोगों को साफ सफाई का भी ज्ञान देना जरूरी है। लोगों की स्थिति इतनी खराब थी कि 2 या 3 पैसे की आमदनी पर, 2 या 3 पैसे की आमदनी पर भर दिन नील की खेती में काम करते थे, है ना। 2 या 3 पैसा, जो नॉर्मली पुरुषों की मजदूरी चंपारण में 10 पैसे प्रतिदिन थी, जबकि महिलाओं को 6 पैसा प्रतिदिन और बच्चों को 3 पैसा प्रतिदिन मजदूरी दी जाती थी। किसी किसी मजदूर को 4 आना का आमदनी हुआ तो उसे बड़ा भाग्यशाली मजदूर माना जाता था कि एक दिन में वह 4 आना कमा लिया। गांधी जी को ने जब ये स्थिति देखी तो गांधी जी को लगा कि इन लोगों को इस स्थिति से बाहर निकालना जरूरी है। तो गांधी जी का जो जनरल आप पढ़ते हो, केवल तिनकटिया व्यवस्था के बारे में इनका आंदोलन पढ़ते हैं, लेकिन गांधी जी का चंपारण में शैक्षणिक और सामाजिक काम का भी बहुत वैल्यू रहा है ना। तो ये जनरली बहुत सारे चीजों में नहीं लिखा जाता है। 6 गांवों में बालकों के लिए पाठशाला खोलने का तय हुआ। उसमें तय था कि उस गांव का जो मुखिया है वह घर और भोजन का व्यवस्था करे, उसका जिम्मेदारी होगा। तो गांधी जी ऐसा नहीं करते थे कि उसके लिए पैसा कहीं से इंतजाम कर देंगे, आपको ही डेवलप करेंगे कि आप ही कीजिए,
क्योंकि जब आपका कल्याण होता है तो आपको भी उसमें इन्वॉल्व होना रहना चाहिए। और मकान और भोजन आप प्रबंध कीजिए शिक्षक का, थोड़ा बहुत खर्चा गांधी जी की व्यवस्था करेंगे, उनके मित्र लोग व्यवस्था करेंगे। बहुत सारे लोग उस जमाने में पैसा देने की स्थिति में नहीं थे, तो उनसे कहा गया कि आप अनाज ही दे दीजिए, तो स्कूल तो कम से कम चले। अब समस्या था कि शिक्षक कहां से मिले, जब उस जमाने में पढ़ाई लिखाई का ही दर इतना खराब था। दूसरा नंबर, गांधी जी देखिए क्या हालत है, बिहार के लोग बिना वेतन के शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं थे, तो शिक्षक के वेतन के लिए पैसा कहां से आएगा। गांधी जी लिखते हैं, इसको आप ध्यान दीजिए कि गांधी जी ने उस समय क्या लिखा, जो आज के लोग भी नहीं समझते हैं। गांधी जी लिखते हैं कि मेरी कल्पना यह थी कि साधारण शिक्षक के हाथ में बच्चों को कभी न छोड़ना चाहिए। 1917 में गांधी जी लिखते हैं कि साधारण शिक्षकों के हाथ में बच्चों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षकों को अक्षर ज्ञान चाहे थोड़ा हो, पर उसमें चरित्र बल तो होना ही चाहिए, है ना। तो साधारण शिक्षक के हाथों में गांधी जी बच्चों का भविष्य नहीं छोड़ना चाहते थे। आज का आदमी कुछो कर रहा है। इस संदर्भ में गांधी जी ने पब्लिकली डिमांड किया कि जो कोई भी वॉलेंटियर के रूप में विदाउट टेकिंग सैलरी आप हमको सेवा दे सकते हैं तो सेवा दें। उत्तर में गंगाधर राव देशपांडे ने बाबा साहेब सोमन और पुंडलिक को बंबई से भेजा। मुंबई से ही अवंतीबाई गोखले आई, दक्षिण से आनंदीबाई आई। यानी बाबा साहेब सोमन और पुंडलिक आए, बाहर से लोग आए लेकिन बिहार से लोग नहीं आए। अवंतीबाई गोखले, दक्षिण से आनंदीबाई आई। गांधी जी ने छोटे लाल, सुरेंद्रनाथ और अपने पुत्र देवदास को भी बुला लिया कि सब लोग आओ। इस बीच महादेव देसाई और नरहरि पारिक भी गांधी जी से मिलने आए। महादेव देसाई की पत्नी थी दुर्गा बहन और नरहरि पारिक की पत्नी थी मणि बहन। और गांधी जी ने कस्तूरबा बाई को भी बुला लिया, अपनी पत्नी को भी बुला लिया। इतने शिक्षक और शिक्षिकाओं का समूह गांधी जी के साथ काम करने के लिए तैयार हुए। ये सभी लोग बाहर के थे और सभी लोग बड़े बड़े लोग, है ना, कोई साधारण आदमी नहीं थे। इसमें श्रीमती अवंतिकाबाई और आनंदीबाई की गिनती शिक्षकों में हो सकती थी, लेकिन मणि बहन पारिक और दुर्गा बहन देसाई को थोड़ी थोड़ी गुजराती आती थी। कस्तूरबा बाई गांधी जी की पत्नी का पढ़ाई न के बराबर था। गांधी जी ने इन सभी लोगों को समझाया और कहा कि आपका केवल उद्देश्य बच्चों को व्याकरण की जानकारी देना नहीं है, वो तो है ही, लेकिन बच्चों में उनके रहन सहन को सुधारना है, उनमें साफ सफाई का गुण लाना है, स्वच्छता का नियम सबसे ऊपर है ना। और गुजराती और उन्होंने कहा कि हिंदी में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा कीजिएगा तो लिखना उतना जान जाइएगा। ये लोग 6 महीना बिहार में रहे, वहां से आकर, और इस पीरियड में बहुत सारा काम किया। कई जगहों पर इनके निर्देशों का ईमानदारी पूर्वक पालन हुआ। गांधी जी इसमें प्लांटरों से भी कहा, लेकिन तू लोग भी सहयोग करो, तू लोग यहीं पर खाते पीते रहते हो, इन्हीं लोगों का पैसा लेते हो, लेकिन प्लांटर लोगों ने इनको ज्यादा सहायता नहीं की। नवंबर 1917 में गांधी जी ने
चंपारण के बरहरवा लखनसेन गांव में पहला स्कूल खोला। बरहरवा बरहरवा लखनसेन में पहला स्कूल खोला। इस गांव के एक उदार व्यक्ति थे शिव गुलाम लाल। शिव गुलाम लाल ने अपना घर इसके लिए दान दे दिया और कुछ अन्य प्रकार से भी गांधी जी की सहायता की। और यहाँ पर अच्छे अच्छे शिक्षकों को रखा गया। बबन गोखले और उनकी पत्नी अवंतीबाई गोखले यहाँ रखी गई। दोनों मुंबई से आए थे और श्री गोखले जो थे यूरोप में पढ़े हुए इंजीनियर थे, है ना, और वो चंपारण में शिक्षा दे रहे थे। और इनकी जो पत्नी थी श्रीमती गोखले वो भी मुंबई में शिक्षा देने का काम कर रही थी। 20 नवंबर को गांधी ने भितरहवा आश्रम जो कहलाता है, भितरहवा में, देखिए ये 14 नवंबर को है और ये 20 नवंबर को है ना। भितरहवा आश्रम आज भी गांधी जी का बहुत फेमस है। दूसरा स्कूल खोला। यहां सदाशिव लक्ष्मण सोमन जो पब्लिक वर्कर थे और BLLB भी थे, इनको यहां नियुक्त किया गया। यहां श्री बालकृष्ण जोगेश्वर पुरोहित उनकी सहायता के लिए रखे गए। जोगेश्वर पुरोहित भी गुजरात के युवा कार्यकर्ता थे। कस्तूरबा बाई गांधी भी यहाँ इन लोगों को सहयोग करने के लिए रहती थी और महिलाओं के बीच काम कर रही थी। तो ये भितरहवा स्कूल है और पहला स्कूल बरहरवा है। इसके बाद गांधी जी ने साफ सफाई पर, सैनिटेशन पर ध्यान दिया। गांव का जो माहौल था, आज भी बहुत सारे जगहों पर आप देखिएगा गांव में गंदगी का माहौल रहता है। घर के किनारे नाली बह रहा है, बदबू दे रहा है, किसी को चिंता नहीं है। अगर ये नाली चला गया, वहां रास्ता बंद है और किसी का जमीन है तो बोले कि मेरे जमीन से नाली नहीं जाएगा। अब गांव में देखिएगा तो नाली वहां बंद हो गया और उसका पानी जो है बज बज कर रहा है सड़क पर, उस पर ईंटा रख के आदमी जा रहे हैं कूद कूद के, उसी में गंदा करके जा रहा है कूद कूद के। तो गांव में आज भी बिहार में प्रायः ऐसा देखिएगा। उस समय तो और भी गंदगी थी। तो गांधी जी ने लोगों से यह सिखलाने का प्रयास किया कि शिक्षा जरूरी है तो स्वच्छता भी जरूरी है। आज जो मोदी जी स्वच्छ भारत का अभियान चला रहे हैं, गांधी जी चंपारण के गांवों में स्वच्छ भारत का अभियान चला रहे थे। उस जमाने में गांधी जी का यह भी मानना था कि बहुत सारे लोगों को जो बहुत सारी बीमारियां गांव में होती हैं वो स्वच्छता के अभाव में यानी गंदगी के कारण होती है। इसीलिए इसको ठीक किया जाना चाहिए। गांधी जी को इसके लिए डॉक्टर की जरूरत थी। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से निवेदन किया और डॉक्टर देव को चंपारण भेजा गया। डॉक्टर देव चंपारण आए। इनको 6 महीना के लिए चंपारण बुलाया गया कि भाई आप चंपारण आइए और यहाँ के लोगों का थोड़ा काम कीजिए। और डॉक्टर थे, बड़े डॉक्टर थे और वो चंपारण आए, है ना, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ने भेजा और क्योंकि गांधी जी ने बुलाया। प्रत्येक स्कूल में एक पुरुष के साथ एक महिला की व्यवस्था की गई और साफ सफाई इसलिए भी कि महिला रहेगी तो महिलाओं के बीच पहुंचना आसान हो। तो अब देखिए क्या हुआ। अच्छा, दवा के नाम पर बहुत आसान काम किया गया। अंडी जो होता है उसका तेल निकाला गया, अब कम निकलता है। पुनः और एक मरहम, इतना हर पाठशाला में रखा गया। जब भी किसी को
कब्ज की शिकायत होती थी, अंडी का तेल पिला दिया जाता था। बुखार होने पर अंडी का तेल देने के बाद कुनैन को पिला देना था। उस जमाने में यही दवा चलता था। और अगर फोड़ा हो गया तो उसको धोकर उस पर मलहम लगा देना था। ये सब काम होने लगा। सफाई का काम बहुत ही कठिन साबित हुआ, क्योंकि जैसा हम बोले कि लोग जब नित्य क्रिया से निवृत्त होने में जाते थे तो वहां से आने के बाद मिट्टी से हाथ धोते थे। और बहुत ज्यादा इस तरह की बात गांव में आज भी रही है, बहुत सारे जगहों पर रहा है। आंगन में गंदा है, मोरी है, नाली है, और वहीं पर खा रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं, वहीं पर सो रहे। लोगों को समझाया जाता था, लोग समझते थे, लेकिन फिर कहते थे आप ही साफ कर दीजिए। ये लोग कहते थे कि तुम लोग साफ सफाई करो, ठीक से रहो। तो गांधी जी के वॉलंटियर भी वैसे थे, तो ये लोग खुद ही साफ सफाई करने लगे। तो गांव वालों को थोड़ा लाज शर्म आया, कहीं कहीं पर वो लोग भी इनके साथ काम करने लगे। इसी तरह से मधुबन में भी एक पाठशाला खोला गया, जिसमें वहां के एक संपन्न व्यापारी थे सेठ घनश्याम दास जी। उन्होंने भी मदद किया। नरहरि द्वारकादास पारिक और महादेव हरिभाई देसाई उस स्कूल को चलाने में लगे, और उनकी पत्नी वगैरह थी। इस पीरियड में आचार्य कृपलानी और विष्णु राम रणदिवे उर्फ अप्पा जी, वो भी वहां पर गांधी जी के साथ काम करने के लिए आए। बिहार के बाबू धरणीधर प्रसाद ने मधुबन में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 6 महीने बिताया और काम किया लोगों के साथ। आनंदीबाई के नेतृत्व में 40 छात्राओं को वहां पढ़ाया जाता था। बेटी को पढ़ाने का समय उसी समय लोगों ने शुरू किया। और बहुत सारे लोग, ब्रिजलाल भीमजी रूपानी, काठियावाड़ के रामलाल प्रभु राम जोगी, सारण के राम रक्षा ब्रह्मचारी, श्यामदेव सहाय, इन लोगों ने यहाँ पर आकर अध्यापक का कुछ काम किया। कुछ लोगों ने पैसा भी लिया। बरहरवा स्कूल में बुनाई का प्रशिक्षण भी उस जमाने में दिया जाता था। स्वाभाविक है कि बाहर से आया हुआ समूह चंपारण में कितना काम कर रहा था। तिनकठिया व्यवस्था को जाने दीजिए, या जिस तरह से ये काम हुआ, ये अपने आप में भी ग्राउंड लेवल पर युगांतकारी काम था, और कई जगह महिलाओं ने भी आकर उसमें प्रशिक्षण लिया। इसमें गांधी ने एक बहुत ही मार्मिक अनुभव साझा किया। भितरहवा के पास एक छोटा सा गांव था। वहां की महिलाओं के कपड़े, क्योंकि गांव में लोग, जो महिलाएं होती हैं गरीब, आप यहाँ रोज अपना कपड़ा बदलते हैं। वहां की महिलाएं कई कई दिनों तक एक ही कपड़ा पहनती, तो गंदा रहेगा ही। तो गांधी जी को भी अनुभव बहुत सारा आता रहा है समय समय पर। यहाँ पर यह हुआ कि गांधी जी को समझाने की, कस्तूरबा बाई को कहा कि तुम ही जाके समझाओ महिलाओं से कि वो इतना गंदा न रहे। कस्तूरबा बाई गई और उन्होंने पूरा समझाया और कहा कि भाई इस तरह से गंदा रहोगी तो बीमारी होगा, अच्छा बात नहीं है, थोड़ा साफ सफाई करो, ऐसे रहो। एक महिला, बहुत मासूम सी महिला थी, वो कस्तूरबा बाई को अपने साथ अपने झोपड़ी में ले गई और झोपड़ी दिखाकर कहा कि देखिए, इसमें एक भी पेटी आपको दिख रहा है, एक भी कोई सामान रखने का दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा। तो जब इसमें मेरे पहने हुए साड़ी के अलावा कोई साड़ी ही नहीं है, तो हम इस साड़ी को बदलेंगे कैसे? जब एक ही साड़ी है और वो हम पहने हुए हैं, और आप हमको कह रहे हैं कि रोज नहाएं, रोज साफ रहें। वो कहे कि आप महात्मा जी से कहिए ना कि हमको साड़ी दिलवा देते, हम रोज नहाएंगे। यह जो ग्राउंड रियलिटी है तभी पता चलता है जब आप सत्य को अपने सामने देखते हैं, है ना? तो आप भाषण तो बहुत दे सकते हैं, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, लेकिन
उसको वैसे रहने के लिए क्या करना होगा, क्या वो उस लायक है। तो इस महिला ने गांधी मतलब कस्तूरबा बाई को और इंदिरा में गांधी जी को गरीबी के उस सत्य से दर्शन करवाया जहां गंदा रहना उसकी नियति थी, क्योंकि साफ रहने का कोई विकल्प उसके पास नहीं था। तो इस देश के असंख्य झोपड़े उसी तरह से थे। आज थोड़ा सा बदला है, लेकिन उस जमाने में असंख्य लोगों के पास केवल एक कपड़ा होता था और कहा जाता था कि साल भर में अगर 2 जोड़ी कपड़ा मिल गया, 1 जोड़ी कपड़ा मिल गया तो यू आर प्रिविलेज्ड वन। गांधी जी ने इस तरह का एक और अनुभव साझा किया। वितरवा की पाठशाला बांस और घास की सहायता से बना था। किसी ने रात में उसमें आग लगा दिया। लोगों को लगा कि ये काम नील्हे साहबों ने किया। शक हुआ कि वही अंग्रेज सब किया है। अब हुआ कि बांस और घास का मकान बनाना उचित नहीं है, क्योंकि फिर बनाएंगे फिर जला देगा। यह पाठशाला श्री सोमन और कस्तूरबा बाई के जिम्मे था। श्री सोमन ने ईंट के पक्का मकान बनाने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने काम शुरू किया और इसमें गांव के लोगों ने भी धीरे धीरे सहयोग किया और तुरंत ही एक पक्का का मकान वहां पर बन गया। ठीक है ना। तो किस तरह से गांधी ने कम्युनिटी को जागरूक किया और लोग उन कामों में इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि अधिकांश समय क्या होता है कि जब आप किसी का भलाई भी करना चाहते हैं और अच्छे मन से करना चाहते हैं तो उसको लगे कि मेरा भलाई क्यों कर रहा है, वही सब करेगा ऊपर, है ना। तो वहां पर भी इस तरह के चीजें हैं। हालांकि गांधी जी ने लिखा है कि अफसोस है कि इन चीजों को हम इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि और भी काम था और बहुत सारे काम में गांधी को व्यस्त होना पड़ा और बिहार में लोग बिना पैसा लिए उन स्कूलों में काम करने के लिए तैयार नहीं थे, है ना। लेकिन फिर भी गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का जो काम था तो किया ही, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में भी और लोगों के बीच जो जागृति पैदा की वह भी एक बहुत ही अनुकरणीय और ऐतिहासिक कदम था। चंपारण के क्षेत्र में जागृति आई शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, साफ सफाई के प्रति। तो गांधी के चंपारण सत्याग्रह का एक ऐसा अंश है जो जनरली लोग नहीं लिखते हैं। मेरे आने वाली किताब में जो कब आएगा इसका गारंटी नहीं है, ओरिएंट ब्लैक स्वान से आना है, इसमें